नमस्कार सभी का हम अपने YouTube चैनल स्टडी वे में स्वागत करते हैं। मैं और मेरी पूरी टीम यही उम्मीद करते हैं कि आप घरों में होंगे और सुरक्षित होंगे इस कोरोना महामारी के अंदर, और हमारे द्वारा दिया जा रहा मैटर आपको काफ़ी पसंद आ रहा होगा और आप अपने इस चैनल की वजह से अपने कंटिन्यू क्लासें, अपना कंटिन्यू कोर्स जारी रख रहे होंगे। इसी उम्मीद के साथ मैं आज की क्लास प्रारंभ कर रहा हूं। जैसा कि हमने विगत पिछली क्लास में देखा था, हमने राजस्थान के प्रतीक चिन्ह का पॉइंट प्रारंभ किया था और राजस्थान के प्रतीक चिन्ह के अंदर हमने 2 या 3 प्रतीक चिन्ह पढ़े थे, जिनमें हमने राज्य पशु देखे थे और एक हमारा हुआ था राज्य जो हमारा पक्षी गोडाउन के बारे में। अभी उसी प्रतीक चिन्ह के पॉइंट को हम आगे बढ़ाते हुए कुछ और जैसे हमारे प्रतीक चिन्ह बचे हुए हैं उनके बारे में बात करते हैं। जैसे कि हमारा एक तो राज्य पुष्प का दर्जा किसे मिला हुआ है, तो राज्य पुष्प। और राज्य पुष्प की अगर हम बात करते हैं तो राज्य पुष्प है हमारा कौन सा, रोहिड़ा। राज्य पुष्प का दर्जा किसे है, रोहिड़ा को मिला हुआ है। तो अगर हम बात करें कि सबसे पहले कि इसे राज्य पुष्प का दर्जा कब दिया गया, तो इसे राज्य पुष्प का दर्जा कब मिलता है, 1983 के अंदर राज्य पुष्प का दर्जा मिला। रोहिड़े का वैज्ञानिक नाम अगर हम देखते हैं तो वैज्ञानिक नाम इसे कहा जाता है टेकुमेला आंडुलेटा। टेकुमेला आंडुलेटा के वैज्ञानिक नाम के साथ हम रोहिड़े को जानते हैं। जैसे कि हमने कल देखा था, चिंकारे का जो वैज्ञानिक नाम था वो गजेला था ना। जैसे गोडाउन का वैज्ञानिक नाम था क्रायोटिस नाइग्रेसेप्स, वैसे ही हमारे जो राज्य पुष्प है रोहिड़ा, जिसे दर्जा 1983 में मिला, इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, टेकुमेला आंडुलेटा। अगर हम बात करते हैं रोहिड़े को राजस्थान का सागवान, इसे कहा जाता है राजस्थान का सागवान व मरुशोभा। इसे राजस्थान का सागवान या हम इसे ही राजस्थान की मरुशोभा के नाम से भी जानते हैं। तो राजस्थान का सागवान किसे कहा जाता है, तो हम कहेंगे रोहिड़े को। या राजस्थान की मरुशोभा किसे कहा जाता है, तो रोहिड़े को कहा जाता है। हमसे प्रश्न पूछे क्या जाते हैं वो देखिए, यानी यहां से तो आपको उपनाम पूछ सकता है, एक हमारा वैज्ञानिक जो नाम है वो पूछा जाता है रोहिड़े को लेकर। अगर इसके बाद में अगर हम बात करें तो देखिएगा, अगर हम बात करें रोहिड़े के जो सर्वाधिक वृक्ष हैं वो हमारे कौन से क्षेत्र में देखे जाते हैं, तो जो हमारा पश्चिमी क्षेत्र है, पश्चिमी क्षेत्र। रोहिड़े के सर्वाधिक वृक्ष अगर हम बात करें तो राजस्थान का जो पश्चिमी भाग है वहां पर देखा जाता है रोहिड़ा सर्वाधिक। अगर हम यहां पर बात करें कि रोहिड़े के जो पुष्प हैं वो कौन से महीने में खिलते हैं, तो इसके जो पुष्प के खिलने का महीना रहता है वो मार्च और अप्रैल का महीना माना गया है। रोहिड़े के पुष्प मार्च अप्रैल के महीने में खिलते हैं। वहीं पर अगर हम बात करते हैं तो लास्ट अगर हम यहाँ से देखें तो इनके पुष्प का रंग कैसा होता है, पुष्प के रंग की अगर बात करें तो रोहिड़े के जो पुष्प का रंग है वो गहरा केसरिया हरमिच पीला होता है। गहरा केसरिया हरमिच पीला, ये रोहिड़े के पुष्प का रंग माना गया है। तो यहाँ तक बिल्कुल सिंपल सी बातें हैं, अच्छे से देखिएगा। राज्य पुष्प हमारा कौन सा है, तो राज्य पुष्प का दर्जा मिला हुआ है रोहिड़े को। इसे राज्य पुष्प का दर्जा कब मिला, तो राज्य पुष्प का दर्जा मिला 1983 में। रोहिड़े के वैज्ञानिक नाम की बात करते हैं तो वैज्ञानिक नाम है इसका टेकुमेला आंडुलेटा। वहीं पर इसे राजस्थान का सागवान या राजस्थान की मरुशोभा कहा जाता है। रोहिड़े के सर्वाधिक वृक्ष जो हैं वो कौन से क्षेत्र में देखे जाते हैं, तो वो सर्वाधिक वृक्ष इसके पश्चिमी क्षेत्र में देखे जाते हैं। अगर हमसे जिला पूछा जाए तो ध्यान रखना, जोधपुर जिला। कौन सा जिला, जोधपुर जिला, जहां पर सर्वाधिक वृक्ष देखे जाते हैं। अगर क्षेत्र पूछ रहा है तो पश्चिमी क्षेत्र में सर्वाधिक वृक्ष रोहिड़े के। अगर जिला पूछ रहा है तो जोधपुर। और जोधपुर को आपको इतिहास में आप पढ़ते हो कि प्राचीन काल में जोधपुर को मारवाड़ के नाम से जानते थे। जोधपुर के जो आसपास का क्षेत्र था वो मारवाड़ कहलाता था। इसी वजह से रोहिड़े के जो पुष्प हैं इन्हें जोधपुर में मारवाड़ टीक कहा जाता है। ये ध्यान रखिएगा, काफी अच्छा प्रश्न बन सकता है कि रोहिड़े के पुष्प को जोधपुर में किस नाम से जानते हैं, तो जोधपुर में इसे क्या कहा जाता है, मारवाड़
टीक कहा जाता है ना। ऐसे ही अगर हम बात करें कि भी इसके पुष्प किस महीने में खिलते हैं, तो पुष्प के जो खिलने का टाइम रहता है रोहिड़े के, वो कौन सा महीना माना गया है, मार्च और अप्रैल का महीना। वहीं पर इसके पुष्प का रंग कैसा होता है, तो पुष्प के रंग की बात करें तो इसका जो रंग माना गया वो कैसा है, गहरा केसरिया। गहरे केसरिया कलर के अंदर हरे कलर और पीले कलर का क्या होता है, मिश्रण देखने को मिलता है। तो हम कह देते हैं गहरा केसरिया हरमिच पीला इसके पुष्प का रंग होता है। और जोधपुर में इसके पुष्प को क्या कहते हैं, मारवाड़ टीक कहते हैं। तो ये हमारा राज्य पुष्प रोहिड़ा है। लीजिए आप इसका स्क्रीनशॉट, फिर अपने नेक्स्ट देखते हैं। हो गया होगा आपका। चलिए अब इसके बाद में देखिए, राज्य पुष्प के बाद में हमारे कुछ जो बचे हुए हैं, जैसे राज्य वृक्ष, और काफ़ी प्रश्न पूछे भी गए हैं राज्य वृक्ष को लेकर। राज्य वृक्ष का नाम लेते ही आपके दिमाग में आ गया होगी बात, तो भी हम किसकी बात करेंगे, यानी खेजड़ी की बात करने वाले हैं। राज्य वृक्ष, और राज्य वृक्ष का दर्जा किसे मिला हुआ है, खेजड़ी को मिला हुआ है। राज्य वृक्ष कौन सा है हमारा, खेजड़ी। दर्जा कब मिला, तो इससे भी दर्जा कब मिलता है, 1983 के अंदर, रोहिड़े के साथ में ही अगर हम बात करें, इसे भी दर्जा कब मिला, 1983 में। अब सुनिएगा, बहुत ही शानदार प्रश्न है। सबसे पहले तो वही बात कि सर इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, तो खेजड़ी का जो वैज्ञानिक नाम है वो क्या है, प्रोसेपिस सिनरेरिया। ये क्या है, इसका वैज्ञानिक नाम है प्रोसेपिस सिनरेरिया। के वैज्ञानिक नाम से हम किसे जानते हैं, राज्य वृक्ष खेजड़ी को जानते हैं। तो हमारा राज्य वृक्ष है खेजड़ी, जिसे दर्जा 1983 में मिला, वैज्ञानिक नाम प्रोसेपिस सिनरेरिया है। अगर हम बात करते हैं तो देखो भाई, इसे कहा जाता है राजस्थान का कल्प वृक्ष। राजस्थान का कल्प वृक्ष किसे कहते हैं, खेजड़ी को कहते हैं, राजस्थान के कल्प वृक्ष। और दूसरी बात करें तो इसे ही हम कहते हैं रेगिस्तान का गौरव। ध्यान रखना, राजस्थान का गौरव जब पूछा जाता है तो हम कहते हैं चित्तौड़गढ़ का किला, चित्तौड़गढ़ दुर्ग, वो है राजस्थान का गौरव। और इसे हम क्या कहते हैं, इसे कहते हैं रेगिस्तान का गौरव, रेगिस्तान का गौरव। और रेगिस्तान का गौरव किसे कहा जाता है भाई, आपके खेजड़ी को कहा जाता है। अब रेगिस्तान कह दो, चाहे आप मरुस्थल कह दो, मरुस्थल का गौरव भी कौन रहेगा, खेजड़ी रहेगा, क्योंकि जहां पर रेगिस्तान होगा वहीं पर मरुस्थल होगा, वहीं पर रेगिस्तान। तो रेगिस्तान का गौरव खेजड़ी, राजस्थान का कल्प वृक्ष खेजड़ी। ऐसे ही हम अगर बात करें तो इसे कहा जाता है भारतीय मरुस्थल का सुनहरा वृक्ष। भारतीय मरुस्थल का सुनहरा वृक्ष किसे कहते हैं, तो वो भी किसे कहा जाता है, खेजड़ी को कहा जाता है। वंडर ट्री के नाम से भी जानते हैं, या भारतीय मरुस्थल का सुनहरा वृक्ष कहा जाता है। अब सुनिएगा, जो बिश्नोई संप्रदाय के जो लोग हैं, कौन से संप्रदाय के लोग भाई, बिश्नोई संप्रदाय के लोग। यहां पर देखिएगा, संप्रदाय विशेष की बात करते हैं। जो बिश्नोई संप्रदाय के जो लोग हैं, वो हमें पता ही है, खेजड़ी वृक्ष के लिए बलिदान भी हम पढ़ते हैं इतिहास के अंदर। तो बिश्नोई संप्रदाय के जो लोग हैं, वो इस खेजड़ी वृक्ष को किस नाम से जानते हैं, तो वो खेजड़ी वृक्ष को जानते हैं किस वृक्ष के नाम से, समी वृक्ष के नाम से जानते हैं। बिश्नोई संप्रदाय के लोग इस वृक्ष को क्या कहते हैं, समी वृक्ष के नाम से जानते हैं। वहीं पर अगर हम बात करें हरियाणा और पंजाब की जब बात होती है, तो हरियाणा और पंजाब में इस खेजड़ी वृक्ष को क्या कहा जाता है, जांटी के नाम से जाना जाता है। हरियाणा और पंजाब में इसे किस नाम से जानते हैं, जांटी के नाम से। वहीं पर अगर हम देखते हैं तो कुछ भाषाएं हैं, जैसे कि हम अगर बात करें तमिल भाषा के अंदर इस वृक्ष को क्या कहा जाता है। ऐसे ही एक हमारी भाषा आती है कन्नड़ भाषा के अंदर खेजड़ी वृक्ष को क्या कहा जाता है। ऐसे ही हमारी एक भाषा आती है सिंधी भाषा, और सिंधी भाषा के अंदर खेजड़ी वृक्ष को क्या कहा जाता है। तो ये कुछ भाषाएं यहाँ पर, तो ध्यान दीजिएगा, तमिल भाषा के अंदर खेजड़ी वृक्ष को पे में के नाम से जानते हैं।
तमिल भाषा में इसे क्या कहा जाता है, पेयमेय कहा जाता है। वहीं पर कन्नड़ भाषा के अंदर खेजड़ी वृक्ष को बन्ना बन्नी के नाम से जानते हैं, बन्ना बन्नी के नाम से जानते हैं। अगर यहीं पर सिंधी भाषा की बात करते हैं तो सिंधी भाषा के अंदर इसे झोकड़ो वृक्ष के नाम से जानते हैं। सिंधी भाषा में इसे क्या कहा जाता है, झोकड़ो वृक्ष के नाम से जाना जाता है। वहीं पर स्थानीय भाषा के अंदर, जो हमारी स्थानीय बोलचाल की भाषा है, स्थानीय भाषा के अंदर हम इसे सिमलो वृक्ष के नाम से जानते हैं। तो ये हमारे कुछ खेजड़ी से बने हुए नाम हैं। एक बार यहाँ तक अच्छे से रिपीट कीजिएगा, फिर आगे बढ़ते हैं। खेजड़ी काफ़ी बड़ा है हमारे लिए। देखो, राज्य वृक्ष, और राज्य वृक्ष कौन सा है, खेजड़ी है। दर्जा कब मिला, तो 1983 के अंदर मिला। वैज्ञानिक नाम क्या है, तो प्रोसेपिस सिंदरेरिया इसका क्या है, वैज्ञानिक नाम है। इसे कहते हैं राजस्थान का कल्प वृक्ष, इसे कहते हैं रेगिस्तान का गौरव, इसे ही हम कहते हैं भारतीय मरुस्थल का सुनहरा वृक्ष। तो ये अगर हम बात करें तो खेजड़ी वृक्ष से जुड़ी हुई बातें, देखो भाई, भारतीय मरुस्थल का सुनहरा वृक्ष। और अगर हम बात करें, देखो, बिश्नोई संप्रदाय के लोग, तो बिश्नोई संप्रदाय के लोग इसे समी वृक्ष के नाम से, हरियाणा और पंजाब में इसे हम क्या कहते हैं, जांटी के नाम से, तमिल भाषा में इसे क्या कहा जाता है, पेयमेय, कन्नड़ भाषा में इसे हम क्या कहते हैं, बन्ना बन्नी, सिंधी भाषा में क्या कहते हैं, झोकड़ो वृक्ष। तो स्थानीय भाषा के लोग इसे किस नाम से जानते हैं, सिमलो वृक्ष के नाम से जानते हैं। ऐसे ही बंगाली भाषा में इसे साई गाछ कहा जाता है। तो ये हमारे सारे किसके हो गए, खेजड़ी के कुछ उपनाम अलग अलग भाषाओं के अंदर। वैज्ञानिक नाम खास करके हमारे यहाँ से याद रखना है, वैज्ञानिक नाम क्या है, प्रोसेपिस सिंदरेरिया। वहीं पर ये चीज याद रखिए, इसे राजस्थान का कल्प वृक्ष व रेगिस्तान का गौरव कहा जाता है। इतने का आप लीजिए स्क्रीनशॉट, फिर आगे बढ़ते हैं खेजड़ी के लिए। चलिए भाई, अब देखिएगा, हम राज्य वृक्ष खेजड़ी की बात कर रहे हैं। ये हमारे सारे खेजड़ी से बने हुए कुछ उपनामों की बात हमने की है। अगर हम अब देखते हैं खेजड़ी वृक्ष के बारे में कुछ सामान्य परिचय को और पढ़े, तो देखो, राजस्थान के अंदर खेजड़ी के जो सर्वाधिक वृक्ष हैं, यानी हम किसकी बात कर रहे हैं, खेजड़ी की बात कर रहे हैं। राजस्थान में खेजड़ी के जो सर्वाधिक वृक्ष हैं वो जो हमारा उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है। कौन सा, उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश से मेरा क्या मतलब है कि देखिए, हम जब राजस्थान के भौतिक प्रदेशों का अध्ययन करेंगे तो राजस्थान को 4 भौतिक भागों में बांटा गया है। हरि मोहन सक्सेना के अनुसार राजस्थान के 4 भौतिक भाग हैं, जिनमें हम सबसे बड़ा भौतिक भाग पढ़ते हैं यहाँ पर हमारा कौन सा, मरुस्थलीय प्रदेश। ये जो हमारा पार्ट है ये कौन सा है, मरुस्थलीय प्रदेश। फिर हम यहाँ पर पढ़ने को आती है हमारे कौन सी, अरावली पर्वतमाला। मिडल के अंदर है तो हम कह देते हैं मध्य अरावली, अरावली पर्वतमाला, ठीक है ना। ऐसे ही हमारे ये वाला जो भाग है इसे हम कह देते हैं पूर्वी मैदानी प्रदेश। ये जो पूर्व में है इसलिए पूर्वी मैदानी प्रदेश, ठीक है। और ये जो हमारा भाग है इसे हम कहते हैं दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। इसे हम क्या कहते हैं, दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। और खेजड़ी के वृक्षों की बात करते हैं तो खेजड़ी के सर्वाधिक जो वृक्ष हैं वो हमारे इस भाग के अंदर, मरुस्थलीय भाग के अंदर पाए जाते हैं। तो ध्यान रखना, राजस्थान में खेजड़ी के सर्वाधिक वृक्ष किस भौतिक भाग में है, तो मरुस्थलीय भौतिक भाग के अंदर पड़ते हैं, मरुस्थल में। दूसरा, अगर हमसे यहाँ पर जिला पूछा जा रहा है या किस क्षेत्र विशेष में, ये तो भौतिक प्रदेश हो गया। खेजड़ी के वृक्ष सर्वाधिक किस भौतिक प्रदेश में है, तो उत्तर पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश में है। यहीं से हमसे उसने पूछ लिया कि सर्वाधिक वृक्ष किस क्षेत्र में है, तो कहाँ ध्यान रखना, कहाँ पर आ जाएंगे, शेखावाटी क्षेत्र। शेखावाटी जो क्षेत्र हमारा पड़ता है, यानी सिक्कर, झुंझुनू और चूरू वाला जो भाग है, शेखावाटी क्षेत्र में सर्वाधिक खेजड़ी के वृक्ष देखे जाते हैं। यहीं पर अगर हमें जिला पूछा जा रहा है तो हमारा जिला कौन सा हो जाएगा, नागौर जिला। राजस्थान में सर्वाधिक खेजड़ी के वृक्ष किस जिले में है, तो वो कौन सा है, नागौर जिला है। तो 3 प्रश्न बन सकते हैं सर्वाधिक को लेकर। आपको पूछे खेजड़ी के सर्वाधिक वृक्ष किस भौतिक भाग का हिस्सा, तो उत्तर पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश का हिस्सा सर्वाधिक वृक्ष यहाँ पे है। अगर आपसे पूछे किस क्षेत्र में सर्वाधिक, तो शेखावाटी क्षेत्र में, जो चूरू, सिक्कर, झुंझुनू वाला ये वाला भाग है, यहाँ पर सर्वाधिक वृक्ष देखे जाते हैं खेजड़ी। जिला पूछा जाए तो राजस्थान का जो मध्यवर्ती जिला माना गया है
नागौर, यहाँ पर खेजड़ी के सर्वाधिक वृक्ष देखे जाते हैं। ये तो हमारे खेजड़ी की सर्वाधिक को लेकर बात हो गई, भी सर्वाधिक वृक्ष कहाँ देखे जाते हैं। अब इसी के सिंपल इंट्रोडक्शन की अगर हम और बात करते हैं तो देखिए क्या हमसे और पूछा जा सकता है। जैसे कि हमसे पूछा जाता है खेजड़ी का जो हरा चारा होता है, हरा चारा, खेजड़ी के हरे चारे को या खेजड़ी के चारे को क्या कहा जाता है। जो इसकी पत्तियां होती है, जो इससे चारा बनता है, उसे हम क्या कहते हैं। तो हम इसको क्या कहते हैं, देखिएगा भाई, जो चारा होता है खेजड़ी वृक्ष का उसे हम क्या कहते हैं, लूंग या लूम कहा जाता है, लूंग या लूम कहा जाता है। वहीं पर खेजड़ी की जो हरी फली होती है, बड़े आसान लग रहे होंगे ये प्रश्न, तो हमें थोड़ा सा ये आसान ही है, चीजें जानी हुई होती है। हरी फली, हरी फली को हम क्या कह देते हैं, सांगरी, हरी फली को हम क्या कहते हैं, सांगरी। वहीं पर सूखी फली, और सूखी फली क्या कहलाएगी, खोखा, सूखी फली क्या कहलाएगी, खेजड़ी की खोखा। तो ये सामान्य चीजें हैं जो ध्यान रखिए, ये प्रश्न पूछे भी जा सकते हैं और नहीं भी पूछे जा सकते। देखो भाई, हरा चारा क्या कहलाता है, लूम या लूम खेजड़ी का। हरी फली क्या कहलाती है, सांगरी, और सूखी फली क्या कहलाती है, खोखा। वहीं पर ध्यान रखना, खेजड़ी के फूलों को क्या कहा जाता है, जो खेजड़ी के फूल होते हैं उस फूल को हम क्या कहते हैं। तो खेजड़ी के फूलों को क्या कहा जाता है, तो फूलों को हम क्या कहते हैं, इसे कहते हैं हम मिज्झर। खेजड़ी के जो फूल होते हैं वो क्या कहलाते हैं, मिज्झर कहलाते हैं। देखो, खेजड़ी के सर्वाधिक वृक्ष उत्तर पश्चिम रुस्तलीय भौतिक भाग में, सर्वाधिक किस क्षेत्र में, तो शेखावाटी क्षेत्र में। किस जिले में, तो नागौर जिले में सर्वाधिक वृक्ष। हरा चारा या चारा क्या कहलाता है, लूंग या लूम कहलाता है। हरी फली खेजड़ी की सांगरी, सूखी फली खोखा। वहीं पर फूलों को क्या कहते हैं, मिज्झर कहते हैं। ये सिंपल इंट्रोडक्शन हो गया किसका, खेजड़ी का। अब मेरी बात सुनिए, खेजड़ी वृक्ष के लिए अगर हम बात करते हैं, खेजड़ी वृक्ष के लिए जो सर्वप्रथम बलिदान दिया, खेजड़ी वृक्ष के लिए सर्वप्रथम बलिदान, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वैसे इतिहास के अंदर जब आप पढ़ोगे मारवाड़ का इतिहास, तो एक शासक आएगा अभय सिंह मारवाड़ के अंदर, और वहाँ पर इतिहास के जो सर हैं हमारे, आपको काफ़ी अच्छे से इसके बारे में बताएंगे। तो सर्वप्रथम खेजड़ी वृक्ष के लिए जो सर्वप्रथम बलिदान दिया गया, ये घटना बताई जाती है 1730 ईस्वी की। ये घटना कब की है, 1730 ईस्वी के अंदर। और मारवाड़ के इतिहास में आप पढ़ते हो कि मारवाड़ का एक शासक हुआ था जिसका नाम मैंने अभी बताया, क्या था, अभय सिंह। मारवाड़ का शासक कौन था, अभय सिंह। और कहते हैं भी, थोड़ा सा सुनना, कि इस अभय सिंह का एक सेनापति था जिसका नाम था क्या, गिरधर दास। इसके सेनापति का नाम क्या था, गिरधर दास। मारवाड़ के शासक अभय सिंह, और अभय सिंह के सेनापति कौन थे, गिरधर दास। और गिरधर दास के द्वारा एक गांव पड़ता है जो हमारे मारवाड़ यानी जोधपुर जिले के अंदर ही है। और गांव कौन सा है, वर्तमान में खेजड़ली गांव के नाम से हम इसे जानते हैं। गांव को खेजड़ली गांव या गुड्डा ग्राम बिश्नोई के नाम से हम इसे जानते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए, इस खेजड़ली गांव की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर इस गिरधर दास के द्वारा 1730 ईस्वी के अंदर एक घटना होती है। ये खेजड़ी के वृक्ष काट रहा था, उसी समय कहते हैं कि अमृता देवी बिश्नोई, कौन आ गई, अमृता देवी बिश्नोई। और अमृता देवी बिश्नोई ने ये खेजड़ी वृक्ष काटने से क्या कर दिया, इनका, ये कहती हैं भी ये वृक्ष नहीं काटने हैं, पर ये गिरधर दास नहीं माना। और गिरधर दास ने अमृता देवी बिश्नोई, जो इनके नेतृत्व में यहाँ पे कहते हैं 363 महिला व पुरुषों को क्या है, एक साथ में खेजड़ी वृक्षों के साथ में काट दिया गया। अमृता देवी बिश्नोई के नेतृत्व में हम कह सकते हैं प्रथम खेजड़ी के लिए क्या दिया गया, बलिदान दिया गया। यहाँ पर 363 महिला व पुरुषों के द्वारा, महिला व पुरुषों के द्वारा क्या दिया गया, बलिदान दिया गया। और ये घटना कब की है, 1730 की है। कहाँ की है, तो मारवाड़ में। शासक कौन था, अभय सिंह, और सेनापति कौन था, गिरधर दास। और अमृता देवी बिश्नोई के लिए खेजड़ी वृक्ष के लिए सर्वप्रथम क्या दिया जाता है, बलिदान दिया जाता है 363 महिला व पुरुषों के लिए। इसलिए हम क्या पढ़ने लग गए कि देखिए भाई, ये जो खेजड़ी वृक्ष है ये किस संप्रदाय की अगर हम जब बात करते हैं तो किस संप्रदाय का पवित्र वृक्ष है, तो ये हमारे लिए क्या हो जाता है कि बिश्नोई संप्रदाय। बिश्नोई संप्रदाय, क्योंकि अमृता देवी बिश्नोई ने खेजड़ी वृक्ष के लिए क्या दिया गया, सर्वप्रथम बलिदान दिया। इसलिए हम कहते हैं कि यह बिश्नोई संप्रदाय का क्या है,
पवित्र वृक्ष है, बिश्नोई संप्रदाय का पवित्र वृक्ष माना गया है। वही बिश्नोई संप्रदाय जिसमें 29 नियम, जिसके प्रवर्तक जाम्बोजी को आप पढ़ते हो। तो बिश्नोई संप्रदाय का ये क्या है, पवित्र वृक्ष। अब यहां तक एक बार लीजिएगा आप, फिर अपने आगे बढ़ते हैं खेजड़ी के बारे में। देखिए दोबारा से थोड़ा सा, खेजड़ी सर्वार्धिक किस भौतिक भाग का हिस्सा या कहां पाई जाती है, तो उत्तर पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश में खेजड़ी के वृक्ष सर्वार्धिक देखे जाते हैं। वहीं पर अगर हम बात करें किस क्षेत्र में, तो शेखावाटी क्षेत्र में खेजड़ी के वृक्ष सर्वार्धिक है। किस जिले में सर्वार्धिक, तो नागौर जिले में सर्वार्धिक वृक्ष है। खेजड़ी का जो चारा होता है उसे हम क्या कहते हैं, लूंग या लूम कहते हैं। हरी फली को क्या कहते हैं, तो सांगरी कहा जाता है। सूखी फली को क्या कहा जाता है, तो खोखा कहते हैं। वहीं पर फूलों को क्या कहते हैं, तो मिजर। खेजड़ी के जो फूल हैं वो मिजर कहलाते हैं। खेजड़ी वृक्ष के लिए जो सर्वप्रथम बलिदान है वो 1730 ईस्वी में अमृता देवी बिश्नोई के द्वारा 363 महिला पुरुषों के द्वारा दिया गया। अमृता देवी बिश्नोई ने इसका क्या किया, नेतृत्व किया। ये घटना कहाँ की है, तो मारवाड़ की है। और मारवाड़ में इस समय शासक कौन था, तो ध्यान रखिए थोड़ा सा, अभय सिंह था। और सेनापति कौन था, गिरधर दास। अभय सिंह के कहने पर गिरधर दास ने ये 363 महिला पुरुषों की क्या कर दी, हत्या कर दी। इतिहास के अंदर आप ये चीजें काफी अच्छे से विस्तृत रूप से पढ़ पाओगे। वहीं पर तभी हम कहते हैं कि बिश्नोई संप्रदाय द्वारा ये बलिदान दिया गया। तो बिश्नोई जो संप्रदाय है वो संप्रदाय खेजड़ी वृक्ष को अपना पवित्र वृक्ष के रूप में मानता है। चलिए भाई अब आगे चलते हैं, ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। खेजड़ी से ही जुड़ी हुई कुछ अच्छी बातें और हम देखते हैं और उसके बाद में हमारे छोटे छोटे प्रतीक चिन्ह और बच जाएंगे। देखो खेजड़ी की अगर हम बात करते हैं तो देखिए अभी हमने पढ़ा कि बिश्नोई संप्रदाय के द्वारा इसके लिए बलिदान दिया गया। तो हमसे पूछ लेता है कि बिश्नोई संप्रदाय के द्वारा जो बलिदान दिया जाता है खेजड़ी वृक्ष के लिए, उस बलिदान को क्या कहते हैं। कि बिश्नोई संप्रदाय के द्वारा, बिश्नोई संप्रदाय के द्वारा जो खेजड़ी वृक्ष के लिए बलिदान दिया जाता है उस बलिदान को क्या कहा जाता है। तो बिश्नोई संप्रदाय द्वारा दिया जाने वाला ये बलिदान क्या कहलाता है, साका या खडाना कहलाता है। ध्यान रखिए क्या कहलाता है, साका। एक तो होता है साखा जो इतिहास में आप पढ़ते हो, ठीक है ना, साखा, जोहर, केसरिया। और ये क्या है, साका या खडाना। इसे हम क्या कहते हैं, साका या खडाना कहा जाता है। चलिए ये हमारा एक प्रश्न और यहां से, क्या बिश्नोई संप्रदाय द्वारा खेजड़ी वृक्ष के लिए दिया जाने वाला बलिदान क्या कहलाता है, तो साका या खडाना कहलाता है। ऐसे ही अगर हम बात करते हैं कि देखो भाई, तो हमारे लिए यहां से एक प्रश्न आता है कि देखिए खेजड़ली वृक्ष मेला विश्व का एकमात्र जो वृक्ष मेला है, खेजड़ली वृक्ष मेला। खेजड़ली वृक्ष मेला कब व कहां लगता है, विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला है। पहली बात तो ध्यान रखना, विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला कौन सा है, तो विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला कौन सा है, खेजड़ली वृक्ष मेला है। विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला कौन सा है, तो हमारा खेजड़ली वृक्ष मेला है। कहाँ लगता है, तो ये लगता है हमारे खेजड़ली गांव, खेजड़ली गांव जोधपुर के अंदर। विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला खेजड़ली गांव कहाँ बढ़ता है, जोधपुर के अंदर बढ़ता है। और ये मेला कब लगता है, बताइए खेजड़ली वृक्ष मेला कब लगता है, तो ये लगता है भाद्रपद शुक्ल 10वीं के दिन। कब लगता है, भाद्रपद शुक्ल 10वीं के दिन ये क्या लगता है, मेला लगता है। ये ध्यान रखिएगा। विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला कौन सा है, तो वो खेजड़ली वृक्ष मेला है जो खेजड़ली गांव जोधपुर के अंदर भरता है। और ये कब मेला कब संपन्न होता है, तो ये भाद्रपद शुक्ल 10वीं के दिन लगाया जाता है। यहीं पर ये जो हमारे खेजड़ी से जुड़े हुए प्रश्न थे, ऐसे ही हमसे खेजड़ी से जुड़ा हुआ एक प्रश्न और पूछा गया, जैसे कि एलडीसी के एग्जाम में भी पूछा गया कि खेजड़ी वृक्ष के नीचे, खेजड़ी वृक्ष के नीचे कौन से लोक देवताओं के मंदिर होते हैं। खेजड़ी वृक्ष के नीचे अगर हम लोक देवताओं के मंदिरों की बात करें, कौन से लोक देवता का मंदिर होता है, तो देखिए भाई खेजड़ी वृक्ष के नीचे एक तो हमारे गोगा जी, कौन से, गोगा जी, और दूसरे कौन से, झुंझार बाबा। गोगा जी व झुंझार बाबा का मंदिर किस वृक्ष के नीचे होता है, तो वो कौन सा वृक्ष है,
खेजड़ी वृक्ष है। तो ये हमारे कि बिश्नोई संप्रदाय के द्वारा खेजड़ी वृक्ष के लिए दिया जाने वाला बलिदान क्या कहलाता है, तो साका व खडाना कहलाता है। विश्व का एकमात्र जो वृक्ष मेला है वो खेजड़ली वृक्ष मेला कहाँ लगता है, तो खेजड़ली गांव जोधपुर में। कब, तो भाद्रपद शुक्ल दशमी के दिन। वहीं पर खेजड़ी वृक्ष के नीचे कौन से लोक देवता का मंदिर बना होता है, तो एक तो हमारे गोगा जी का मंदिर होता है और दूसरे किन का मंदिर होता है, झुंझार बाबा का मंदिर होता है खेजड़ी वृक्ष के लिए। वहीं पर इसी प्रकार से अगर हमसे पूछ ले कि खेजड़ी वृक्ष को नुकसान पहुंचाने वाले जीव कौन से हैं, खेजड़ी वृक्ष को नुकसान पहुंचाने वाला जीव, तो ध्यान रखना, एक तो है सलेस्ट्रोना व एक का नाम है ग्लाइकोट्रोमा। सलेस्ट्रोमा व ग्लाइकोट्रोमा। अगर दिखाई नहीं दे रहा है तो मैं ऊपर लिख देता हूं, देखिएगा। एक जीव का नाम तो क्या है, सलेस्ट्रोना, और एक कौन सा है, ग्लाइकोट्रोमा। ये जो हमारे जो जीव हैं सलेस्ट्रोना व ग्लाइकोट्रोमा, ये खेजड़ी वृक्ष को क्या पहुंचाते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं। तो ये हमारा राज्य वृक्ष कौन सा, खेजड़ी, जिसके बारे में हमने काफ़ी सारा विस्तृत जानकारी पढ़ी है। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद में हमारे छोटे छोटे प्रतीक चिन्ह हैं, 5-10 मिनट की क्लास में ये कंप्लीट हो जाएंगे। चलिए भाई, अब इसके बाद में देखिएगा, अब हम अगर बात करते हैं तो सामान्य छोटे छोटे हैं, कुछ ज़्यादा बच्चा नहीं है पढ़ने वाला। जैसे कि हम कहें हमारा राज्य गीत का दर्जा किसे है, तो राज्य गीत की जब बात होती है तो राज्य गीत का जो दर्जा मिला हुआ है वो किसे मिला हुआ है। दूसरा, हमारा राज्य नृत्य कौन सा है, राज्य नृत्य का दर्जा किसे है। एक होता है राज्य का शास्त्रीय नृत्य, तो राज्य का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है, राज्य का शास्त्रीय नृत्य। तो ये हमारे 3 चीजें में हम एक साथ लेते हैं। देखो भाई, राज्य गीत की जब बात करते हैं तो राज्य गीत का जो दर्जा मिला हुआ है ये किसे है, राज्य गीत। और गीत की जब बात करते हैं तो इसका राज्य गीत केसरिया बालम पधारोनी म्हारे देश, केसरिया बालम पधारोनी म्हारे देश, ये हमारा क्या है, राज्य गीत। फिर राज्य नृत्य की बात करते हैं तो राज्य नृत्य का दर्जा किसे है, घूमर को है। राज्य नृत्य का दर्जा किसे मिला हुआ है, घूमर को। वहीं पर राज्य का शास्त्रीय नृत्य, तो शास्त्रीय नृत्य कौन सा है, कथक है। तो ये तो बिल्कुल सिंपल सी बातें हैं, सीधी याद रखिए। राज्य गीत केसरिया बालम पधारोनी म्हारे देश, राज्य नृत्य घूमर, राज्य का शास्त्रीय नृत्य का दर्जा किसे है, कथक को है। अब इनका थोड़ा सा वर्णन पढ़ते हैं, थोड़ा सा जानिएगा इनके बारे में। कुछ प्रश्न हमसे अच्छे तरीके से पूछे जाते हैं। जैसे कि पूछा गया था राज्य गीत कौन सी गायन शैली में गाया जाता है, तो देखिए राज्य गीत की सबसे पहले अगर मैं गायन शैली की बात करूं तो ये जो आपका है ये गाया जाता है मांड गायन शैली के अंदर। मांड गायन शैली, जब आप राजस्थान के कल्चर का अध्ययन करेंगे तो वहाँ पर आपको काफ़ी सारी गायन शैलियों के बारे में पढ़ने को मिलेगा। उन्हीं के अंदर से हमारी एक मुख्य गायन शैली है मांड गायन शैली, और उसी मांड गायन शैली के अंदर क्या गाया जाता है, राज्य गीत। दूसरी बात अगर हम करें तो इस राज्य गीत को सर्वप्रथम गाने वाली थी मांगी बाई। सबसे पहले इस गीत को किसने गाया था, तो मांगी बाई ने गाया था, जो उदयपुर की मूल निवासी थी। उदयपुर की मूल निवासी मांगी की बाई के द्वारा सर्वप्रथम राज्य गीत को गाया गया था। और इसी राज्य गीत को अंतर्राष्ट्रीय ख्याति दिलाने वाली थी अला जिल्हा बाई। कौन थी, अला जिल्हा बाई। इनके द्वारा इसे क्या दिलवाई गई, अंतर्राष्ट्रीय ख्याति दिलवाई गई है। तो राज्य गीत है कौन सा, केसरिया बालम पधारोनी म्हारे देश। कौन सी गायन शैली में, तो मांड गायन शैली में गाया जाता है। दूसरी बात करें तो मांगी बाई, जो उदयपुर की मांगी बाई है, इनके द्वारा सर्वप्रथम इस राज्य गीत को गाया गया। वहीं पर इसे अंतर्राष्ट्रीय ख्याति दिलाने वाले कौन है, अला जिलाबाई। बीकानेर की निवासी अला जिलाबाई के द्वारा इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाया गया। इसीलिए हम इन्हें अला जिलाबाई को क्या कहते हैं, राजस्थान की मरु कोकिला कहा जाता है। इन्हें क्या कहा जाता है, राजस्थान की मरु कोकिला। चलिए, मांड गायन शैली में गाया जाता है राज्य गीत। मांगी बाई ने सर्वप्रथम गाया, जो उदयपुर की निवासी है।
अला जिलाबाई ने इसे अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाई, जो बीकानेर की निवासी है, और इसी वजह से अला जिलाबाई को हम राजस्थान की क्या कहते हैं, मरु कोकिला। हम बात करते हैं राज्य नृत्य। राज्य नृत्य घूमर, यही फिर वही साहित्य एवं कल्चर से जब नृत्यों का अध्ययन करोगे तो आप क्या पढ़ोगे, घूमर कि ये महिला प्रधान एक नृत्य है जिसमें महिलाओं के द्वारा भाग लिया जाता है। घूमर के 3 रूप आप पढ़ते हो, झूमर या लूर, और एक हमारा घूमर। चलिएगा वो आप वहाँ पर पढ़िएगा। हमें थोड़ा सा यहाँ पर घूमर से कैसे प्रश्न पूछाते हैं, तो इसको सीधा न पूछकर वो हमें इसके उपनाम पूछ लेता है। जैसे कि कहता है कि नृत्यों का सिरमौर, नृत्यों का सिरमौर किस नृत्य को कहा जाता है, तो नृत्यों का सिरमौर किस नृत्य को कहते हैं, घूमर नृत्य को कहा जाता है। ऐसे ही नृत्यों की आत्मा, नृत्यों की आत्मा, नृत्य की आत्मा या नृत्यों की आत्मा किस नृत्य को कहते हैं, तो घूमर को कहा जाता है। ठीक है ना, नृत्यों का सिरमौर घूमर नृत्य को, नृत्यों की आत्मा घूमर नृत्य को कहा जाता है। ऐसे ही अगर हम कहें कि राजस्थान में जितने भी मांगलिक अवसर है, मांगलिक अवसर यानी तीज त्योहार, ये जो हमारे खुशी उल्लास के जो महोत्सव होते हैं, उन पर कौन सा नृत्य किया जाता है, तो वो भी कौन सा हो जाएगा आपका, घूमर नृत्य। यानी मांगलिक अवसरों पर किया जाने वाला नृत्य, मांगलिक अवसरों पर किया जाने वाला नृत्य कौन सा है, तो घूमर नृत्य है। मैंने अभी कहा कि ये क्या है, महिला प्रधान नृत्य है, महिला प्रधान है, इसलिए पूछ ले महिलाओं का सर्वाधिक लोकप्रिय नृत्य कौन सा, तो महिलाओं का सर्वाधिक लोकप्रिय नृत्य भी कौन सा हो जाएगा, घूमर हो जाएगा। चलो मैं लिख भी देता हूं नीचे, महिलाओं का सर्वाधिक लोकप्रिय नृत्य, और महिलाओं का सर्वाधिक लोकप्रिय नृत्य कौन सा हो जाएगा, आपका घूमर हो जाएगा। तो ये हमारे घूमर को लेकर बातें। फिर कथक, कथक देखिए क्या है, क्या हमारा शास्त्रीय नृत्य है, ये राजस्थान का नहीं, उत्तरी भारत के अंदर प्रसिद्ध था। और उत्तर भारत के अंदर भी हम बात करें कहाँ का, तो ये लखनऊ, उत्तर भारत में ये कहाँ का प्रसिद्ध है, लखनऊ, जो यूपी के अंदर पड़ता है। उत्तर भारत में ये कहाँ का प्रसिद्ध है, लखनऊ का, जो यूपी में पड़ता है। राजस्थान में इस नृत्य को लाया गया, तो लाने वाला कौन था, राजस्थान में इस नृत्य के जो जन्मदाता है वो कौन है, भानोजी महाराज। राजस्थान में इस नृत्य के जो जन्मदाता माने गए हैं वो कौन से हैं, भानोजी महाराज। सबसे ज्यादा ये प्रश्न आया है कि कथक नृत्य के जन्मदाता, और जन्मदाता हम किन्हें कहेंगे, भानोजी महाराज को, क्योंकि राजस्थान के अंदर इस नृत्य को लेकर आने वाले कौन थे, यही थे। देखिएगा अगर बात पूछ ली जाए कि राजस्थान में ये कहाँ का प्रसिद्ध है, तो राजस्थान में ये है जयपुर घराने का प्रसिद्ध। कहाँ का, जयपुर घराना इस नृत्य के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। तो ये हमारे 3 चीजें यहाँ से हैं आपके सामने, ठीक है ना। चलो देखो भाई, अगर हम बात करते हैं, थोड़ा सा मैं आपको इसकी रिपीट करवाता हूँ, फिर हमारे ऐसे ही छोटे छोटे कुछ प्रतीक चिन्ह और हैं। जैसे राज्य गीत कौन सा है, केसरिया बालम पधारोनी म्हारे देश है। रिपीट कीजिए आप मेरे साथ साथ में, कोशिश कीजिए। राज्य गीत कौन से गायन शैली में, तो मांड गायन शैली के अंदर है, गाया जाता है। फिर राज्य गीत को सर्वप्रथम किसने गाया, तो उदयपुर की मांगी बाई ने। उदयपुर को छोड़िएगा मत, मांगी बाई सीधा मत पढ़िए, आप साथ में याद रखिए। राज्य गीत को सर्वप्रथम किसने गाया, तो उदयपुर की मांगी बाई ने। राज्य गीत को अंतर्राष्ट्रीय ख्याति दिलाने वाली कौन थी, तो अला जिलाबाई थी, बीकानेर की निवासी अला जिलाबाई थी, और इन्हें कहा जाता है राजस्थान की मरु कोकिला। फिर आइए, कौन सा, राज्य नृत्य का दर्जा किसे है, तो घूमर को है। इसी घूमर को क्या कहते हैं हम, इसी को कहते हैं नृत्यों का सिरमौर, ठीक है ना। इसी को हम कहते हैं नृत्यों की आत्मा। इसे ही हम क्या कहते हैं, मांगलिक अवसरों पर किया जाने वाला लोक नृत्य। इसे ही हम कहते हैं महिलाओं का सर्वाधिक लोकप्रिय नृत्य, है ना। देखो फिर आ गया राज्य का शास्त्रीय नृत्य, दर्जा किसे है, कथक को है शास्त्रीय नृत्य का दर्जा। भारत में कहाँ का प्रसिद्ध है, तो लखनऊ यूपी का, उत्तरी भारत के अंदर लखनऊ यूपी का प्रसिद्ध है। राजस्थान में इसके जन्मदाता किसे माना गया है, तो भानोजी महाराज को। और राजस्थान में इसके लिए प्रमुख घराना कौन सा है, तो जयपुर घराना इसके लिए क्या है, प्रसिद्ध घराना है। ऐसे ही चलिए इसका ले लीजिए आप स्क्रीनशॉट। इसके बाद में हम थोड़ा सा और देख लेते हैं, जो हमारे 1-2 पॉइंट बचे हैं उनमें। अब देखिएगा, इसके बाद में अगर हम बात करते हैं तो हमारे सामने और क्या बच गया,
जैसे कि हमारा एक बच गया राज्य खेल। राज्य खेल का दर्जा किसे मिला हुआ है? पीटीआई 2000 जो 15-17 की भर्ती थी उसमें ये प्रश्न आया था, राज्य खेल। अभी बताएंगे क्या पूछा गया। अगर हम बात करें राज्य खेल आ गया, ऐसे ही हमारे राज्य कवि का दर्जा किसे है? तो राज्य कवि सभी जानते होंगे, सूर्यमल मिश्रण, वीर सतसई, वंश भास्कर रचना जिनकी राज्य कवि। ऐसे ही हमारे बच गया क्या? राज्य वाद्य यंत्र। राज्य वाद्य यंत्र का दर्जा किसे है? तो राज्य वाद्य यंत्र हमारा कौन सा है? चलिए भाई, ये तीन अब हम एक साथ देख लेते हैं। इनमें कोई ज़्यादा डेफिनेशन नहीं है, उनमें तो दोनों में देखो सीधे सीधे नाम याद रखने हैं। राज्य कवि, और राज्य कवि का दर्जा किसे है? सूर्यमल मिश्रण को। किनको है? सूर्यमल मिश्रण। इन्हें किसका दर्जा मिला हुआ है? राज्य कवि का, जिनकी रचनाएं खास करके आपसे पूछी जाती है। बहुत सारे एग्जामों में आपने देखा होगा वंश भास्कर किसकी रचना है, सीधा पूछता है। ऐसे ही एक रचना और याद रखिए, वीर सतसई। ये इनकी दो प्रमुख रचनाएं जो बार बार पूछी गई है, वीर सतसई, ये भी इन्हीं की रचना है, वंश भास्कर और वीर सतसई। राज्य कवि कौन है? तो सूर्यमल मिश्रण हमारे राज्य कवि है, वंश भास्कर और वीर सतसई इनकी रचना है। वैसे ही राज्य वाद्य यंत्र कौन सा है? तो अड़गोजा। राज्य वाद्य यंत्र का दर्जा किसे मिला हुआ है? अलगोजा को। सीधा सा एक ही लाइन में आप याद रखिए। ऐसे ही राज्य खेल, और राज्य खेल की बात करते हैं तो राज्य खेल है बास्केटबॉल। राज्य खेल कौन सा है? बास्केटबॉल है। प्रश्न पूछा गया था राज्य खेल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? ये पूछा गया पीटीआई। राज्य खेल यानी बास्केटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो 5। वहीं पर बास्केटबॉल अकेडमी कहाँ बनी हुई है? तो जैसलमेर में। बास्केटबॉल अकेडमी कहाँ बनी हुई है? जैसलमेर में, जहां पर इसका प्रशिक्षण कार्य दिया जाता है। राज्य खेल बास्केटबॉल है, खिलाड़ियों की संख्या 5 है। बास्केटबॉल अकादमी कहाँ है? जैसलमेर में है। और ध्यान रखिएगा, हमसे पूछ ले कि महिला बास्केटबॉल अकादमी कहाँ है? महिला बास्केटबॉल अकादमी, और ये हमारी बनी हुई है राजस्थान की राजधानी जयपुर के अंदर। तो ये हमारे राजस्थान के प्रतीक चिन्ह का जो पॉइंट था, उम्मीद करता हूँ आपको काफ़ी अच्छा समझा पाया, काफ़ी अच्छा मैटर यहाँ पर आपको मिला होगा। तो घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए। मिलते हैं हम अपने नए टॉपिक के साथ नई क्लास के अंदर। धन्यवाद आज के लिए।